क्वेश्चन नंबर 8 है, देर आर टू सेल्स of EMF 5 volt and 10 volt are to be accurately compared using a potentiometer of length 400 सेंटीमीटर। सो चलिए हम पोटेंशियोमीटर यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए पोटेंशियोमीटर में एक वायर होती है ये जो कि 10 मीटर तक लॉन्ग हो सकती है, और यहाँ हम लोग यूज़ करते हैं एक स्टैंडर्ड सेल, और फिर यहाँ हम लोग एक रियोस्टेट यूज़ करते हैं, और ये ठीक है। तो ये पोटेंशियोमीटर वायर है। अब आप लोग जानते हैं पोटेंशियोमीटर का यूज़ होता है इन कंपैरिजन ऑफ द ईएमएफ। तो देखिए यहाँ पे ये मैं दो सेल लगा रहा हूँ जिन्हें हम ऑक्सिलरी सेल बोलते हैं, एंड दे आर यूज्ड फॉर कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ। और यहाँ पर हम दो कीज़ यूज़ कर लेंगे, और फिर इन दोनों कीज़ को हम लोग एक साथ यहाँ एक गैल्वेनोमीटर से ज्वाइन करेंगे, और गैल्वेनोमीटर को एक जॉकी के ऊपर स्लाइड करेंगे। मान लीजिए ये सी पॉइंट है, तो ये हमारी लेंथ आएगी L, और ये हमारे पास लेंथ L हो जाएगी, और इस L लेंथ को हम लोग बोलते हैं बैलेंस पॉइंट। और जहाँ पर ये गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन ज़ीरो हो जाएगी, हम वो पॉइंट लेंगे, इस पॉइंट को नल पॉइंट कहते हैं। अब मान लीजिए ये सेल E1 है, ये सेल E2 है, और ये आपका जो सेल है इसको कहते हैं स्टैंडर्ड सेल। अब देखिए कोई भी पोटेंशियोमीटर तभी एक्यूरेटली वर्क करता है, हम तभी उससे ईएमएफ कंपेयर कर सकते हैं। ईएमएफ कैन बी कंपेयर्ड इफ ईएमएफ ऑफ स्टैंडर्ड सेल, इस स्टैंडर्ड सेल को ड्राइवर सेल भी कहते हैं, ड्राइवर सेल इज ग्रेटर देन EMF of auxiliary cell is greater than EMF of auxiliary cell। ये जो दो सेल हैं E1 और E2, इन दो सेल्स को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीलरी सेल्स। और यहाँ जो ऊपर हमने सेल यूज़ किया इसको हम बोलते हैं ड्राइवर सेल। तो ड्राइवर सेल की EMF ऑक्सीलरी सेल की EMF से ग्रेटर होनी चाहिए। तो चलिए अभी यहाँ पर ऑप्शंस देख लेते हैं कौन कौन से अवेलेबल हैं। तो दिया हुआ है, जैसे अभी हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं 5 वोल्ट और 10 वोल्ट के दो सेल्स को, तो हमारा जो ड्राइवर सेल है उसकी वैल्यू 10 वोल्ट से ग्रेटर होनी चाहिए, इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें 15 वोल्ट गिवन है। क्वेश्चन नंबर 9, फिगर रिप्रेजेंट ए पार्ट ऑफ क्लोज सर्किट, पोटेंशियल डिफरेंस हमें कैलकुलेट करना है बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। ये हमारे पास सर्किट है, चलिए इसे ड्रॉ कर लेते हैं। 2 ओम रेसिस्टेंस, 3 वोल्ट और 1 ओम। क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 में एक सबसे पहले यहाँ 2 ओम रेसिस्टर है, और फिर एक यहाँ पे सेल है, और फिर ये 1 ओम रेसिस्टर है, ये 1 ओम, ये 2 ओम, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, और यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास सेल है 3 वोल्ट का, और करंट है 2 एम्पियर का। तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे 2 एम्पियर करंट और 3 वोल्ट का सेल। अब हमें कैलकुलेट करना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। देखिए आपको अगर ए और बी पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो आपको करना यह है कि ए और बी में जो जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं इनके बीच में, उन सब का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। जैसे अगर मैं यहाँ इस पॉइंट को सी ले लूँ, मैं यहाँ इस पॉइंट को डी ले लूँ, और फिर उधर बी ले लूँ, तो अब मुझे इन सब का पोटेंशियल डिफरेंस ऐड करना है। मुझे ए और सी में डिफरेंस लेना है, प्लस मुझे सी और डी में डिफरेंस लेना है, प्लस मुझे डी और बी में डिफरेंस लेना है, वी डी माइनस वी बी। तो इन सभी पॉइंट्स में हमें पोटेंशियल डिफरेंस लेना होगा, ए और सी में, सी और डी में, और डी और बी में। अभी देखिए ए और सी में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, जैसे आपको वी ए माइनस वी सी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक रेसिस्टर आ रहा है और ये करंट प्रेजेंट है, तो आपको ओम्स लॉ यूज़ करना होगा। ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर। करंट की वैल्यू हो गई 2 और रेसिस्टेंस की वैल्यू हो गई 2, तो ये डिफरेंस कितना हो गया हमारा 4 वोल्ट हो गया। अब जैसे मुझे C और D में डिफरेंस निकालना है, तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ C और D के बीच में आपका सीधा 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 यहाँ एक सेल प्रेजेंट है, तो अभी आपको सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही कंसीडर करना है। लेकिन ध्यान दीजिए हमारा करंट ऐसा फ्लो कर रहा है, ऐसे इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये आ रहा है ना करंट, तो मतलब इस पॉजिटिव के अंदर जा रहा है करंट और नेगेटिव से करंट निकल रहा है।
अब क्योंकि नेगेटिव एंड से करंट निकल रहा है यहाँ पे, तो आपको इस नेगेटिव साइड को हायर पोटेंशियल लेके चलना है, हायर पोटेंशियल। और आपका करंट क्योंकि यहाँ पर इस पॉजिटिव के अंदर एंटर कर रहा है, आपको इस पॉजिटिव को लोअर पोटेंशियल लेके चलना है। तो आप कहाँ जा रहे हो, लोअर से हायर। अब लोअर से हायर जाओगे तो ये पोटेंशियल डिफरेंस आपका नेगेटिव में काउंट होगा, तो आपको इसको -3 लेना है। फिर आपको लेना है डी और बी में पोटेंशियल डिफरेंस, और डी और बी पॉइंट में आपका रेसिस्टर आ रहा है, देखिए यहाँ पे सीधा सीधा 1 ओम का, और आपका करंट है 2 एम्पियर का, तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 2 × 1, और ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, 2 वोल्ट आ जाएगा। अब टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए बिटवीन पॉइंट ए एंड बी आपको इन सभी पोटेंशियल डिफरेंस को ऐड करना है। तो पहले वी ए माइनस वी सी की वैल्यू लेंगे 4, और फिर वी सी माइनस वी डी लेंगे -3, फिर वी डी माइनस वी बी लेंगे +2। सो इट इज़ 4 + 2 6 -3। सो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन आएगा 3 वोल्ट। सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी पॉइंट इज़ 3 वोल्ट। सो आंसर सी विल बी करेक्ट। यहाँ पीछे सॉल्यूशंस में 9 वोल्ट आंसर दिया हुआ है, तो ध्यान रखें ये गलत है, आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर होना चाहिए 3 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 10, ए मेटल रॉड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड ए रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ 1 सेंटीमीटर इंटू 1/2 सेंटीमीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस बैटरी अक्रॉस अपोजिट फेस, रेसिस्टेंस विल बी। देखिए स्टूडेंट्स, रेसिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ρL/A। तो आपकी रेसिस्टेंस कब मैक्सिमम होगी, देखिए यहाँ चारों ऑप्शन में आपसे पूछ रहे हैं इन्वर्ट केस रेसिस्टेंस इज मैक्सिमम। ये देखिए मैक्सिमम की बात कर रहा है। तो स्टूडेंट्स रेसिस्टेंस तब मैक्सिमम होता है जब हमारा लेंथ मैक्सिमम हो और हमारा एरिया मिनिमम हो। तो अभी अगर हम यहाँ पर देखें, ये एरिया हमारा बनेगा 1 × 2, 1 × 2 इज़ जस्ट 0.5 एरिया आएगा यहाँ, और 10 × 1 यहाँ पे हमारा एरिया 10 आ जाएगा, और 10 × 1/2 यहाँ एरिया 5 आ जाएगा। तो आपका जब एरिया मिनिमम होगा तो रेसिस्टेंस मैक्सिमम होगा, और एरिया यहाँ पे मिनिमम 0.5 वाला बन रहा है, तो हमारा रेसिस्टेंस यहाँ मैक्सिमम हो जाएगा। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 में है विच ऑफ फ्लोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन द करंट इन ए कंडक्टर, कि इलेक्ट्रॉन्स के किस प्रॉपर्टी की वजह से कंडक्टर के अंदर करंट होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ आपको जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो वेलोसिटी से रिलेटेड दिए हुए हैं। अब आपने थ्योरी में रिलेशन पढ़ा है, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी विच इज़ I = NEA/VD, और VD होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो इसका मतलब विच कैरेक्टरिस्टिक डिटरमाइन द करंट इन द कंडक्टर, तो इसके लिए हम ऑप्शन ए सिलेक्ट करेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एलोन। क्वेश्चन नंबर 12 में है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टिविटी ऑफ ए सेमी कंडक्टर इंसुलेटर एंड मेटल इज सिग्निफिकेंटली बेस्ड ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स। देखिए जो आपका रेसिस्टिविटी होता है उसके लिए हमने रिलेशन याद किया है m/ne²τ। अब हमारी रेसिस्टिविटी टेम्परेचर पर क्यों डिपेंडेंट है, देखो दो फैक्टर्स की वजह से। टेम्परेचर के साथ एक तो ये n चेंज होता है और एक ये टाउ चेंज होता है। अब यहाँ पे n क्या होता है और यहाँ पे टाउ क्या होता है, आप लोग जानते हो। यहाँ पे ये फॉर्मूला है हमारे पास, ρ = m/ne²τ। तो बच्चों हम n को बोलते हैं नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और हम यहाँ पे टाउ को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, तो y इज़ द रेसिस्टिविटी डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, क्योंकि एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज जो रिलैक्स टाइम है ये डिक्रीज होता है मेटल्स में। टाउ डिक्रीजेज इन केस ऑफ मेटल्स, और टाउ के डिक्रीज होने की वजह से रेसिस्टिविटी में चेंजेस आते हैं। और एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज इन नॉन मेटल्स, नंबर डेंसिटी n increases in case of semiconductors and non-metals। नंबर डेंसिटी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्यों इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर इंक्रीज करने से बॉन्ड ब्रेक होते हैं, और बॉन्ड ब्रेक होने से आपके n की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है।
और आपके एन की वैल्यू के इंक्रीज़ होने से रेसिस्टिविटी चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे रेसिस्टिविटी को चेंज करने वाले फैक्टर्स कौन कौन है, एक तो एन और एक टाउ। तो अभी देखते हैं यहाँ क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। सो देखिए आपका ऑप्शन फर्स्ट है नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, ऑप्शन बी है टाइम इंटरवल बिटवीन टू कोलिजन्स, ऑप्शन सी है लेंथ और ऑप्शन डी है ए और बी। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे ए और बी, दोनों ही ऑप्शन सही हैं क्योंकि इन दोनों ऑप्शंस की वजह से ही हमारी रेसिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ में चेंज हो रही है। क्वेश्चन नंबर 13 इज किरचॉफ्स जंक्शन रूल इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ। किरचॉफ्स के जो जंक्शन रूल हैं वो किस पर बेस्ड हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो किरचॉफ का फर्स्ट रूल होता है इसे हम बोलते हैं करंट रूल। ये बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और जो किरचॉफ्स का सेकंड रूल है ये बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर हमारे पास बोथ बी एंड सी ऑप्शन आ जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड नो एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज एट जंक्शन। ठीक है, तो ये इस पर बेस्ड होंगे किरचॉफ्स के रूल। क्वेश्चन नंबर 14 है करंट इन इलेक्ट्रोलाइट इज ड्यू टू। देखिए इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है आयोनिक सॉल्यूशंस, आयोनिक सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 14 में इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट मीन्स आयोनिक सॉल्यूशंस। तो आयनिक सॉल्यूशंस में कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं आयंस। सो वी कैन राइट कंडक्टिविटी ड्यू टू आयंस। जैसे एग्जांपल है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट में क्या होता है, कॉपर आयन, और कॉपर सल्फेट में क्या होता है, सल्फेट आयन। सो कंडक्टिविटी इन दोनों आयंस की वजह से होती है। सो आयनिक सॉल्यूशन के अंदर, इलेक्ट्रोलिटिक आयनिक सॉल्यूशन में कंडक्टिविटी इज ड्यू टू आयंस। तो स्टूडेंट्स यहाँ 14 का हमारे पास आंसर आएगा पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयन, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर हमें करंट बताना है थ्रू दिस ब्रांच BC, करंट इन दिस ब्रांच BC। तो स्टूडेंट्स इसमें से करंट कैलकुलेट करने के लिए हम इस B पॉइंट पर जंक्शन रूल को यूज़ करेंगे। जंक्शन रूल विल बी यूज्ड। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इस लाइन से ये 2 एम्पियर करंट आ रहा है टूवर्ड्स द जंक्शन। जैसे अगर मैं ये B पॉइंट ले लूँ, 2 एम्पियर करंट इज़ कमिंग टूवर्ड्स द जंक्शन। और फिर इस साइड से हम लोगों के पास आ रहा है 3 एम्पियर ऑफ करंट, सॉरी अगेन 2 एम्पियर ऑफ करंट। ठीक है, यहाँ पे भी 2 एम्पियर ऑफ करंट आ रहा है, तो ये दोनों करंट यहाँ पे नीचे जाएंगे। अब किरचॉफ्स के रूल में आता है फर्स्ट रूल में सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल आउटगोइंग करंट। तो इस पॉइंट पे हमारे इनकमिंग करंट है 2 and 2 और वो ऐड होके कितने हो जाएंगे 4 एम्पियर। तो यहाँ पे ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। सो करंट एट दिस जंक्शन विल बी इक्वल टू 4 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 16 में स्टूडेंट्स देखिए आपको टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस गिवन है 0.00125। इसे हम अल्फ़ा से शो करते हैं। एट 27 डिग्री सेल्सियस रेसिस्टेंस इज़ 1 ओम, टेम्परेचर एट विच रेसिस्टेंस बिकम्स 2 ओम। तो हमें बताना है किस टेम्परेचर पर रेसिस्टेंस 2 ओम हो जाएगी। अल्फ़ा की वैल्यू है 0.00125 और टेम्परेचर 27 पर रेसिस्टेंस 1 ओम है। तो चलिए यहाँ सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन में सबसे पहले नोट डाउन कर लेते हैं। हमें अल्फ़ा गिवन है, अल्फ़ा इज़ 0.00125। हमें फर्स्ट टेम्परेचर गिवन है विच इज़ 27 डिग्री सेल्सियस। हमें सेकंड टेम्परेचर T2 फाइंड आउट करना है। हमें रेसिस्टेंस 2 गिवन है, सेकंड रेसिस्टेंस विच इज़ 2 ओम। हमें फर्स्ट रेसिस्टेंस गिवन है विच इज़ 1 ओम। अब हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पे T2 की वैल्यू। तो स्टूडेंट्स फॉर्मूला आप लर्न करेंगे R2 इज इक्वल टू R1 ब्रैकेट 1 प्लस अल्फ़ा T2 माइनस T1। ठीक है, तो अभी यहाँ से हमें क्या फाइंड आउट करना है T2। तो देखिए यहाँ R1 को हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो R2 बाई R1 इक्वल हो जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा T2 माइनस T1 के। ठीक है, अभी आप इस 1 को इस तरफ ले जाइए तो ये हो जाएगा R2 बाई R1 माइनस 1 इज़ अल्फ़ा T2 माइनस T1।
अभी देखिए आपके पास R2 की वैल्यू 2 है, R1 की वैल्यू 1 है, तो पुट कर देंगे 2/1 -1 और हमारे पास अल्फ़ा है 0.00125, 0.00125। T2 हमें फाइंड आउट करना है और T1 है हमारा 27 डिग्री सेल्सियस। अभी यहाँ 2 - 1 1 हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू 0.00125, T2 -27। ठीक है, अभी यहाँ से इसको पूरा डेनोमिनेटर में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1/0.00125 इस T2 -27। -27 को इधर लेकर आएंगे तो लेफ्ट साइड में लाएंगे तो अब 1/1.00125 और ये सब सोल्व करके स्टूडेंट्स हमारा T2 आ जाता है 827 डिग्री सेल्सियस। और अगर इसको हम केल्विन में चेंज करें तो केल्विन के चेंज करने के लिए इसमें हम 273 ऐड कर देंगे और 273 ऐड करने से ये हमारा T2 बन रहा है 1100 केल्विन। सो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, दैट इज 1100 केल्विन। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वेरीज विद इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज पर रिलेशन। हमें बताना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन होता है। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रिलेशन डेराइव किया इस चैप्टर में, एंड द रिलेशन इज वी डी इज इक्वल टू स्मॉल ई कैपिटल ई डिवाइड एम इंटू टाउ। सो it is clear that drift velocity here is directly proportional to electric field. Since it is directly proportional to electric field, so option A will be correct. स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो रेसिस्टेंस यहाँ पे आपको दिया हुआ है एक वायर का R ओम। वायर को हमने मेल्ट करा, स्ट्रेच करा और उसको n टाइम्स ओरिजिनल लेंथ से ज़्यादा लेंथ का बना दिया। हमें बताना है इसका न्यू रेसिस्टेंस कितना होगा। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 18 में हमारे पास जो वायर की रेसिस्टेंस है, फर्स्ट केस में वो रेसिस्टेंस है R। हम वायर की लेंथ ले लेते हैं सपोज L और हम उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं सपोज A। अब क्योंकि हमने यहाँ पे वायर को मेल्ट करा है, सिंस वायर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट, मेल्टेड एंड रिकास्ट, तो जब भी हम मेल्ट करके दोबारा से वायर को रिकास्ट करेंगे मीन्स दोबारा बनाएंगे, इन दिस प्रोसेस द वॉल्यूम ऑफ द वायर रिमेन्स अनचेंज्ड। वॉल्यूम में कोई भी चेंज ऑब्जर्व नहीं होगा। दैट मीन्स वॉल्यूम बिफोर मेल्टिंग विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द न्यू वायर आफ्टर मेल्टिंग। अब वॉल्यूम होता है स्टूडेंट्स लेंथ इंटू एरिया। सो लेंथ इंटू एरिया बिफोर इज लेंथ L डैश इंटू एरिया A डैश आफ्टर। तो यहाँ L डैश और A डैश न्यू लेंथ और न्यू एरिया है। अब आपको क्वेश्चन में बताया हुआ है कि आपकी जो न्यू लेंथ है वो पहले वाली लेंथ से n टाइम्स लार्ज बन रही है, तो आपको यहाँ पे L डैश को NL पुट कर देना है इंटू A डैश इज़ L मल्टीप्लाइड बाई A हो जाता है। अब यहाँ से आप A डैश की वैल्यू निकाल सकते हैं L मल्टीप्लाइड बाई A डिवाइडेड बाई NL, और आपके पास A डैश की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स, यहाँ L से L कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी A डिवाइडेड बाई N। A डैश इज इक्वल टू A डिवाइडेड बाई N। तो आपका जो नया एरिया है वो पहले वाले एरिया से n टाइम्स यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है। सो देखिए अब अगर आपकी पहले रेसिस्टेंस होगी रो L बाई A, क्योंकि जो पहले लेंथ थी वो L है, पहले जो एरिया था वो A है, तो रेसिस्टेंस क्या हो गई रो L बाई A। अब आपकी नई रेसिस्टेंस होगी रो L डैश डिवाइड बाई A डैश। ध्यान दीजिए कि जो रेसिस्टिविटी होता है ये रो, ये चेंज नहीं होता है लेंथ या एरिया को चेंज करने से, ये तभी चेंज होता है जब हम मटेरियल को चेंज करें। ठीक है, तो अब मैं यहाँ सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर रहा हूँ, तो मेरा आ जाएगा रो L डैश बाई A डैश डिवाइड बाई रो L बाई A। यहाँ रो से ये रो क्या हो जाएगा कैंसिल। स्टूडेंट्स यहाँ L डैश की वैल्यू लेंथ n टाइम्स ज़्यादा हो रही थी जो नई लेंथ है, तो हम L डैश को NL लिख देंगे और जो हमारा A डैश है उसको लिख देंगे A बाई N, A बाई N
इंटू एल डिवाइडेड बाई ए। अभी ए से ए कट जाएगा, अभी एल से एल कट जाएगा, तो आपका आर डैश डिवाइड बाई आर कितना आ जाएगा, यहाँ पे एन स्क्वायर आ जाएगा। और आपकी जो न्यू रेसिस्टेंस है आर डैश वो एन स्क्वायर टाइम्स द इनिशियल रेसिस्टेंस हो जाएगी। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। आपको ये याद करना है इस रिजल्ट को कि जब भी हम लेंथ को n टाइम्स इंक्रीज़ करते हैं, जो हमारी रेसिस्टेंस है वो n स्क्वायर टाइम्स इंक्रीज़ होती है। जैसे किसी क्वेश्चन में आ गया कि हमने लेंथ को डबल करा है, तो इट मीन्स आपका जो एरिया है वो कितना चेंज हुआ होगा, आपका एरिया 4 टाइम्स, वहाँ पर आपकी जो रेसिस्टेंस है सॉरी वो 4 टाइम्स चेंज होगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ हमारे पास 18th के आंसर में बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं पहले। फ्रॉम द ग्राफ बिटवीन करंट एंड वोल्टेज शोन आइडेंटिफाई द पोर्शन कोरस्पॉन्डिंग टू द नेगेटिव रेसिस्टेंस। तो आपको यहाँ पे बताना है कि यहाँ कौन से ग्राफ में यहाँ पे कहाँ पर रेसिस्टेंस नेगेटिव बन रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूँ नेगेटिव रेसिस्टेंस का। सो देखिए स्टूडेंट्स, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज़ इक्वल टू IR होता है, और जो V और I का रेशियो है दैट इज़ रेसिस्टेंस। अब हम रेसिस्टेंस को तब नेगेटिव मानते हैं R इज़ कंसीडर्ड नेगेटिव if resistance is considered negative if on increasing voltage V current decreases। ठीक है, अगर हमारा इस वोल्टेज के इंक्रीज होने पर करंट डिक्रीज होगा तो हम रेसिस्टेंस को नेगेटिव रेसिस्टेंस मानेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं इस पोर्शन सी डी में, सी से डी के पोर्शन में आप देख रहे हैं कि वोल्टेज तो इंक्रीज हो रही है लेकिन जो करंट है वो नीचे आ रहा है, करंट यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। तो इस सी डी ऑप्शन में हम लोग रेसिस्टेंस को नेगेटिव रेसिस्टेंस कंसीडर कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, देयर आर 2 वायर्स। अब वो दोनों वायर सेम मटेरियल की हैं। जब भी सेम मटेरियल होता है ना, तो ये जो रेसिस्टिविटी होता है वायर का, ये रेसिस्टिविटी क्या रहता है, कांस्टेंट सेम। एक वायर का लेंथ है L, एक की लेंथ है 2L, एक का एरिया 4A, एक का एरिया A। तो अभी हमें उनकी रेशियो ऑफ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस बताना है। स्टूडेंट, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का मतलब रेसिस्टिविटी होता है, रेसिस्टिविटी रो। तो हमें रो की रेशियो बतानी है। तो देखो जो रो है वो डिपेंड होता है, रेसिस्टिविटी रो डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर, नेचर एंड टेम्परेचर। रेसिस्टिविटी लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं होता है, इसलिए यहाँ जो रेशियो आएगी वो आपकी 1:1 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 22 में ए वायर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन इज कैरिंग ए स्टेडी करंट अलोंग द वायर। एक देखो यहाँ पे जो वायर है, वायर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो उसमें से करंट जा रहा है, तो उसमें वो पूछता है आपसे कौन कौन सी क्वांटिटीज कांस्टेंट रहेंगी। देखिए जैसे यहाँ पे पहले ऑप्शन में करंट डेंसिटी इज कांस्टेंट, इसकी बात हो रही है। तो देखते हैं, करंट डेंसिटी होता है स्टूडेंट्स करंट और एरिया का रेशियो। अब अगर आपका ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ही चेंज हो रहा है, यही आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ही नॉन यूनिफॉर्म है, तो आपकी करंट डेंसिटी यूनिफॉर्म थोड़ी रह सकती है, जे भी नॉन यूनिफॉर्म होगा, इसलिए ऑप्शन 1 गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी देखते हैं, ओनली करंट एंड डेंसिटी इज कांस्टेंट, तो ये भी गलत हो गया, करंट डेंसिटी तो कांस्टेंट है नहीं। क्वेश्चन डी में क्या है, नीदर करंट नॉर करंट डेंसिटी इज कांस्टेंट, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे सिर्फ करंट जो होता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट। देखिए आप इस इक्वेशन को साथ में ले सकते हैं, I इज NEAVD, NEAVD। तो अभी जब ये हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नॉन यूनिफॉर्म होता है, उससे हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी चेंज होती रहती है, लेकिन हमारा जो करंट होता है सर्किट में ये कैसा रहता है, कांस्टेंट। तो यहाँ पे 22 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ओनली करंट इज कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 24 में हमें दिया हुआ है, एक कंडक्टिंग वायर ऑफ डायामीटर 0.5 mm हैज़ ए रेसिस्टेंस 8 ओम। देखिए 0.5 mm पर हमारी जो रेसिस्टेंस है 8 ओम है, और अब वो कह रहा है द रेसिस्टेंस ऑफ द वायर ऑफ सेम लेंथ एंड मटेरियल हैविंग डायामीटर 1 mm। देखिए 0.5 ओम पर 0.5 mm डायामीटर पर